गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस अध्याय या चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राम मोहन राय। पूरा नाम राजा राम मोहन राय। जब अंग्रेज भारत में आए तो पलासी के युद्ध 1757 और बक्सर के युद्ध 1764 के बाद वो उत्तरी भारत में बंगाल पे अपना कब्जा जमा करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो 1764 के युद्ध में अवध के नवाब और मुगलिया बादशाह और बंगाल के नवाब मीर कासिम तीनों की संयुक्त सेना को वो हरा चुके थे और भारत में अपने पैर फैला चुके थे। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगा था। इसके पीछे दो बुनियादी कारण थे। एक भारत के पिछड़ेपन, दूसरा यहाँ के राजाओं के बीच में एकता का अभाव। समाज जब पिछड़ा होता है तो देश काल के गाल में चला जाता है और इस समाज के पिछड़ेपन को उबारने के लिए तत्कालीन समय में हमारे यहाँ एक युग पुरुष का अवतरण हुआ। इनका नाम राजा राम मोहन राय था। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को और मृत्यु 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ। यानी कि राधानगर बंगाल में जन्मे लेकिन मृत्यु उनकी भारत में न होकर के इंग्लैंड में ब्रिस्टल में हुई थी। उनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तारिणी देवी थी। पिता एक वैष्णव परिवार से आते थे और जबकि माता शैव धर्म के परिवार को मानने वाली परिवार से आती थी। ये अपने पिता के एक छोटे संतान थे। जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण थे, शिक्षा मिली थी, ज्ञान का अर्जन किया था और शिक्षा के बाद इस क्रम में ही उन्होंने कई भाषाओं का भी ज्ञान अध्ययन किया था। बंगला इनकी मातृभाषा थी। तत्कालीन समय में राजकाज की भाषा जो मुगलों के समय में परवर्ती मुगल काल तक ये फारसी भाषा थी। फारसी उन्होंने पढ़ा। फिर अंग्रेजों के आने के बाद ये नौकरी प्राप्त करने के लिए और ज्ञान अर्जन दोनों का संयुक्त रूप से फायदा उठाने के लिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। फ्रांसीसी भी बंगाल में थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखा। इनके संतोष वहां तक नहीं रुका। इन्होंने ग्रीक यानी यूनानी भाषा सीखा, हेब्रू सीखा और ज्ञान की पिपासा हेतु वो संस्कृत सीखने के लिए बनारस चले गए, जिसे हम लोग आज वाराणसी कहते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए इनकी ज्ञान पिपासी थी, तो इस ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए वे तिब्बत चले गए और वहां बौद्ध धर्म की भी जानकारी हासिल की। इस प्रकार कई भाषाओं को सीखने और काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद ये एक
संपूर्ण पुरुष के रूप में युवावस्था को प्राप्त किए और प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ने लगे। समाज के बारे में सोचते थे, धर्म के बारे में सोचते थे, विदेशियों के द्वारा किए जाए अत्याचारों और परिवर्तनों के बारे में सोचते थे। सर्वप्रथम उन्होंने एक शुरुआत की थ्योरी को पढ़ा और वेदों में जो लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा है, एक शुरुआत की बात लिखी गई है, यानी कि मोनोथिज्म, एकम सत्य विप्रभुता वदंती, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ। और इन्होंने इस चीज को लेकर के एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था तुहफत उल मुवाहिद्दीन। यह फारसी भाषा में लिखी गई है, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट किया और उसका नाम था गिफ्ट ऑफ मोनोथेइज्म, यानी कि एक शुरुआत का उपहार। एक शुरुआत का उपहार, यानी कि ईश्वर एक ही है, इसके विभिन्न रूप हैं। और इन सब चीजों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी किताब में विश्लेषण किया। सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बुद्धिवाद एवं तर्कवाद पर विशेष बल दिया इन्होंने अपनी इस पुस्तक में। कालांतर में वो 1814 ईस्वी में कलकत्ता में सेटल हुई और उन्होंने कुछ युवा जो इनके विचारों से सहमत हुए उनको लेकर के एक छोटा सा संघ बनाया, संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा आत्मीय सभा। 1820 ईस्वी में जब ये सभा बड़ी हो गई तो उन्होंने इसका नाम परिवर्तन करके ब्रह्म सभा कहा। जैसा मैंने कहा, एको ब्रह्म दूजो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, तो उनके नाम पर उन्होंने ब्रह्म सभा रखा। और कालांतर में इसका विस्तार होते हुए यह ब्रह्म समाज के रूप में 1828 ईस्वी में कलकत्ता में शुरू किया, जो समाज के हित के लिए कार्य करता था। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ये कलकत्ता में बंगाल में, यानी कि पहला जब 1814 से शुरू करते हैं और फाइनली जो है ये 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज का क्या था? समाज से जुड़े हुए समस्याओं का निदान करना, बहुदेववाद का खंडन करना और गरीबों की मदद करना। राजा राम मोहन राय सेक्युलरिस्ट थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और जितना लगाव उन्हें हिंदू धर्म से था उतना ही इन्होंने ज्ञान इस्लाम के बारे में पढ़ा। इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में भी ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों पढ़ा और दोनों को पढ़ने के बाद उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था परसेप्ट ऑफ जीसस। एक पुस्तक की रचना की परसेप्ट ऑफ जीसस। उसमें उन्होंने ईसाई धर्म से जुड़े हुए नैतिक चीजों को और चमत्कारिक चीजों को दोनों को अलग कर दिया और नैतिकता से पूर्ण संदेश को उसने आत्मसात करने के लिए कहा, अपने अनुयायियों को और समाज को कहा और कहा कि चमत्कार की चीज नहीं,
हकीकत की चीज़ों पर यकीन करें और उसको मानें। तो जब इन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस लिखा तो अंग्रेज या क्रिश्चियन लोग काफ़ी खुश हुए कि इन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट को वर्णन किया। लेकिन जब उन चमत्कारिक चीज़ों को, जैसे कि मरने के 4 दिन के बाद ईसा मसीह जिंदा हो गए और कहीं प्रकट हो जाते थे, इनका उन्होंने खंडन किया, तो ये लोग काफ़ी नाराज भी हुए। नेक्स्ट, उन्होंने भारतीय परंपराओं के प्रति अपनी गहरी अभिरुचि दिखाई, यानी कि पूर्वी जगत से उनका पूरा लगाव था। लेकिन चूंकि भारतीय समाज को पिछड़ेपन से उबारना था, अतः उन्होंने कहा कि पश्चिमी जगत की वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिकता पर आधारित साइंटिफिक बेसिस शिक्षा को उन्होंने स्वीकार करने को कहा और पश्चिम और पूरब के बीच में एक समन्वय स्थापित करना कि हमारी आत्मा जो है भारतीय रहे, भारतीय परंपराओं का पालन करते हुए पश्चिमी जगत की जो वैज्ञानिकता की कसौटी पर आधारित, जो तर्क पर आधारित शिक्षा है, उसको हम स्वीकार करें। तो इस प्रकार वो पश्चिम और पूरब के बीच जो शिक्षा जगत है उसमें उन्होंने समन्वय स्थापित करने किया। क्योंकि भारत के पिछड़ेपन के लिए, भारत के गुलाम बनने के लिए वह भारत की अंधविश्वासों को और कुरीतियों को जिम्मेदार मानते थे। तो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्योंकि मूर्ति पूजा से धार्मिक आडंबरपन बढ़ता है। मूर्ति पूजा से एक वर्ग विशेष को लाभ होता है और वो जन कल्याण के बदले में जनता को मूर्ख बनाते हैं। कर्म कांडों का उन्होंने सख्त विरोध किया। भूत, प्रेत, जादू, टोना, चमत्कार और कर्मकांड, इन सबका उन्होंने घोर विरोध किया। यानी कि अर्थहीन कर्मकांडों का समाज में जन कल्याण में कोई उपयोगिता नहीं। दूसरी ओर वो जाति पर आधारित जाति प्रथा समाज को कूप मंडक बना देती है, इसलिए जाति प्रथा का भी विरोध किया। पर सदियों से चली आ रही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तमाम जातियों को उन्होंने नकार कर कहा एक ही जाति होती है, वो मानव जाति होती है। अब मानव जाति सभी बराबर है। तो इस ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने खत्म करने का भरसक प्रयास किया और विरोध किया और उन कर्म कांडों के प्रति अपनी आवाज पूरी बुलंद की। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कोड़ था, वह था सती प्रथा। जब एक किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री को जिंदा अपने पति के साथ चिता में जला दिया जाता था। अब पहले के जमाने में जो संपन्न वर्ग थे कई शादियां करते थे और यहां तक वृद्धावस्था में भी शादी करते थे। और जब उनकी वृद्धावस्था होने के चलते निसंदेह उनकी मृत्यु होगी जल्द ही, और युवती या जो उनकी पत्नी होती थी, युवा ही होती थी, तो उनको भी युवावस्था में ही जलना पड़ता था। और ढोल बाजे नगाड़ों के बीच में उन्होंने अपनी बड़ी भाभी को बचपन में देखा था कि वो करा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ को नगाड़ों के बीच में दबा दिया था। अतः उसका बचपन से विरोध करना चाहते थे और युवा अवस्था पर अपने ब्रह्म समाज के माध्यम से इसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने समाज के समक्ष मानवता की दुहाई दी, दया का भाव रखा और तर्क रखा कि अगर किसी की स्त्री मृत्यु जाती है तो क्या पुरुष उसके साथ जलते हैं? और नहीं जलते हैं तो क्यों नहीं जलते? ये तो ईश्वर ने तो दोनों को एक ही शरीर के अंग दिए हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 सिर, 1 हृदय। तो ऐसा उनके साथ क्यों नहीं होता है?
और इन सब तमाम दुआओं के देने के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा। विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, उसके सामने उन्होंने पक्ष रखा, अपने आर्गुमेंट वही उन्हें वजनदार आर्गुमेंट को, तर्कों को रखा और विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को भारत में अवैध घोषित कर दिया और 1829 ईस्वी में इस प्रकार सती प्रथा भारत में बंद हो गई। तो पहले ये कलकत्ता में प्रांत में बंदी, बाद में 1830 ईस्वी में यह बंगाल के साथ साथ मद्रास और बम्बई दोनों प्रांतों में लागू कर दिया। राजाराम मोहन राय एक महान शिक्षाविद थे। इन्होंने शिक्षा के विकास में भी कार्य किया। वो भारतीय शिक्षा के साथ साथ पश्चिमी जगत की शिक्षा, जो कि विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती थी, वैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित थी, प्रजातांत्रिक विचारों से जुड़ी हुई थी, इन शिक्षा को भारत में लागू करने के लिए भी उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और इसके कारण विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले के जो नियुक्त किया था, लॉर्ड मैकाले के सानिध्य में एक नई शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया गया था। उस शिक्षा नीति के अंतर्गत 10वीं तक भारतीय विषयों की पढ़ाई होती थी और हिंदी माध्यम में या क्षेत्रीय भाषा में होती थी, लेकिन 10वीं के बाद 12वीं और उससे उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम में और पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक विषयों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तमाम चीज़ों, इन सब चीज़ों का पढ़ाई शुरू किया। इसी संदर्भ में उन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की। उसमें डच घड़ीसाज थे, उनका जो स्थापना किया था वो हिंदू कॉलेज का डेविड हेयर के जो थे, उनके मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज जो आज भी है, उस हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1817 ईस्वी में इस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये बंगाल के युवकों को, बिहार के, उड़ीसा के, उस क्षेत्र के तमाम बंगाल प्रांत के युवकों को शिक्षा देने का काम उस समय से आज तक कर रहा है। 1825 ईस्वी में भारतीय विद्या से जोड़ करके उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। इसमें उन्होंने फिजिकल साइंस, इंडियन ट्रेडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के साथ साथ वैज्ञानिक विषयों की भी पढ़ाई पर जोर दिया। राजाराम मोहन राय एक शिक्षाविद भी नहीं थे। एक शिक्षाविद के साथ साथ वो प्रेस, एक पत्रकार भी थे और प्रेस की आज़ादी के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। और प्रेस जो कि जनता का मुख होती है, जनता की आवाज़ होती है, जब अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो उनके विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाई और चार्ल्स मेटकाफ के पास जा करके उन्होंने इस चीज़ का विरोध व्यक्त किया, और जिसके लिए उनके मरने के बाद में इनके विरोध के कारण उनको प्रेस की आज़ादी भी मिली थी। बिना बात के टैक्स लगाए जाने के कारण जो लगान जिस भूमि पर लागू नहीं होता था, यानी टैक्स फ्री लैंड पर भी टैक्स लगाने का उन्होंने विरोध किया था। और कंपनी के एकाधिकार, व्यापार करने का जो एकाधिकार था भारत के साथ में, उसका भी उन्होंने विरोध किया। हेवी ड्यूटी जो भारतीय गुड्स पर लगाए जाते थे, जो काफी लगा, जिससे भारत के माल बिक नहीं पाते थे, अंग्रेजों पर टैक्स नहीं लगता था, इसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं राजाराम मोहन राय समाज सुधारक के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी काफी अभिरुचि रखते थे और स्वतंत्रता के लिए वह अपना प्यार व्यक्त करने के लिए आवाज उठाए
कि भारत में स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए, हर चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने से लेकर के जीने तक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी क्रम में जब इटली में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, नेपल्स में 1821 ईस्वी में जब विरोध असफल हुआ तो काफ़ी दुखी हुए, और दुखी होने के कारण काफ़ी दिनों तक वो घर से बाहर निकले नहीं, अपने आप को कन्फाइंड कर लिए थे और अपने सारे सामाजिक कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 1823 ईस्वी में जबकि स्पेनिश अमेरिका का रिवॉल्यूशन सफल हो जाता है तो उसको वो बहुत बड़ी पार्टी देकर के उन्होंने अपने खुशी का इजहार किया और जश्न कर दिया। राजा राम मोहन राय, जैसा कि मैंने कहा कि प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं किए, बल्कि वे स्वयं पत्रकार भी थे, वे प्रबुद्ध पत्रकार थे, इनलाइटेड जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने इंग्लिश, बंगला, फारसी इन तमाम भाषाओं में अपनी कलम चलाई थी। और उस वक्त संवाद कौमुदी के ये संपादक रहे थे। मिरादुल अखबार जो कि फारसी में था, इनके भी ये कर्ता धर्ता थे। विद्वान होने के साथ साथ, संस्कृत का ज्ञान होने के साथ साथ, धर्म का ज्ञान होने के साथ, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों का और उपनिषदों का अनुवाद किया था। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हो गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, मुगल बादशाह जो कि पतनोन्मुखी मुगल साम्राज्य के बादशाह थे, उन्होंने दिया था। इस तरह देखते राजा राम मोहन राय एक राष्ट्रवादी, एक चिंतक, एक महान समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री, प्रबुद्ध पत्रकार और अत्यंत विद्वान के साथ साथ एक महान व्यक्ति थे। भारत में समाज सुधार के कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रेनेसां कहा गया। आज इतना ही, धन्यवाद।